लगे ना फिटकरी रंग चोखा। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्मी लगे ना मेजर, काम कर दें सिर्फ पेजर। तो कुछ ऐसा ही जो है वो संभवतः इजराइल ने किया। हालांकि अभी तक आज की दुनिया में मैं सही बताऊं तो परमाणु बम भले डेटरेंट का काम करते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पर कोई भी देश दूसरे देश को घुटनों पर ला सकता है। चाहे वो उसके मोबाइल फोन हैक करके हो, चाहे वो उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हैक करके हो, चाहे वो उसके जो बिजली के प्लांट्स है उनको ठप करके हो, चाहे जो फ्लड गेट्स होते हैं उनको एआई की मदद से या टेक्नोलॉजी की मदद से खोलना हो, और उसके अलावा आपके घर का एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव सब जो है वो चलता फिरता दुश्मन का हथियार हो सकता है। तो इसलिए भारत जैसा देश जिसकी सीमाएं कई देशों से मिलती है और हमारे रिश्ते चीन पाकिस्तान जैसे देशों से वैसे भी कुछ खास अच्छे हैं नहीं, तो ये तमाम काम जो है भारत के खिलाफ भी हो सकते हैं। और भारत ये कि कोई भी देश जिसको अपने दुश्मनों से खतरा है वो आज की तारीख में ये कोशिश करे कम से कम कि जितने इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, खासकर डिजिटल उपकरण जितने हैं वो उसी के देश में बने। वो बाहर भेजे ये ठीक है, लेकिन उसको अगर बाहर से मंगाना पड़ता है तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और चाइना जैसा देश जो है वो लगातार इस तरह की टेक्नोलॉजीज पर काम करता रहा है। हमने कुछ साल पहले देखा था कि किस तरह से अमेरिका के बहुत सारे सैनिक जो ताइवान में तैनात थे और कुछ जगहों पे तैनात थे, वो अचानक बीमार पड़ने लगे थे। तो पता लगा कि चीन ने एक माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया। माइक्रोवेव मतलब वो माइक्रोवेव नहीं अवन जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, लेकिन उसी तरह की माइक्रोवेव जो होती है, जो किरणें होती है उनका इस्तेमाल किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में मेरे एक अजीज दोस्त राहुल गोयल तशरीफ लाए हैं। पहली बार हमारे शो पर तशरीफ लाए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाने माने टीवी के और प्रिंट और अलग अलग जगहों पर लिखते हैं। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस तारुफ के लिए, और बड़ा अच्छा दिन आपने चुना है आज बातचीत करने के लिए। तो पहली बार मैं आपके चैनल पर आ रहा हूँ और बहुत खुशी है इस बात की। जी, बिल्कुल। और आज का जो सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल मैं आपके आगे आगे लेकर आई हूँ। और सवाल है मेरा, जो हमने देखा कि लेबनान में जो पेजर अटैक हुआ और उसके साथ-साथ फिर वॉकी-टॉकी और फिर उसके बाद आपने देखा सोलर सोलर पैनल, मोबाइल फ़ोन जो लगातार एक के बाद एक इस तरह के गैजेट्स ब्लास्ट हुए और एक तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिससे एक अलग ही किस्म का वॉरफेयर जो है उसका खतरा हमारे सामने बनकर उभरा है। हमने देखा है कि अलग-अलग किस्म के वॉर्स और वॉरफेयर को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है। लेकिन ये जो एक नया खतरा हमारे सामने बनकर उभरा है, इस खतरे पे हम पहले इसको बाद में समझेंगे। लेकिन पहले राहुल जी, ये किस तरह से हो पाया कि अचानक से सारे के सारे पेजर में इस तरह से उसको ये किस तरह से इंटरसेप्शन हुई? किस तरह से इन पूरे डिवाइसेज़ के अंदर जो एक्सप्लोसिव था उसको प्लेस किया गया? देखिए अंबर जी, एक हिंदी में कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। तो आप ये कह सकते हैं कि आर्मी लगे ना मेजर, काम कर दें सिर्फ पेजर। तो कुछ ऐसा ही जो है वो संभवतः इजराइल ने किया। हालांकि अभी तक इजराइल ने औपचारिक तौर पर और मोसाद ने ये नहीं माना है कि ये काम जो है, ये कारनामा जो है ये इजराइल का है, लेकिन बड़ा दिलचस्प तरीके से इसको अंजाम दिया गया। और जो सबसे बड़ी बात इससे पता लगती है वो ये कि आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें अगर कोई भी दुश्मन देश चाहे, जिसके पास इनफ रिसोर्सेज हो और मोसाद जैसी या शिन बेत जैसी एजेंसियां हो, इजराइल जैसी सरकारें हो, तो फिर क्या नहीं किया जा सकता है? किस चीज को दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं, जिन्हें आधी दुनिया आतंकवादी मानती है, हालांकि बहुत सारे लोग उन्हें लड़ाका मानते हैं, उनको नुकसान इस तरह से पहुंचाया जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्योंकि सुनने में इतना आसान लगता है कि 2,500-3,000 लोगों के हाथ में पेजर थे और वो अचानक से एक ही समय पर या कुछ-कुछ समय के अंतराल पर फट गए, और उसमें कई हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स थे वो मारे गए, कई लोग मारे गए, कई करीब 5,000 लोगों के आस-पास घायल होने की खबर जो है वो आ रही है। ये सुनने में जितना आसान लगता है, ये किसी हॉलीवुड मूवी की तरह लगता है कि जैसे किसी हॉलीवुड मूवी में अक्सर दिखाते हैं कि खासकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ जो है सीआईए हो, एफबीआई हो, वो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं।
लेकिन अगर दुनिया में सही मायने में किसी देश की कोई सुरक्षा एजेंसी उस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती है जो फ़िल्मी पर्दे पर अक्सर अमेरिकी करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो इज़राइल है। अ, और इसे जिस तरह से अंजाम दिया गया, अंबर उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले हिज़्बुल्लाह के जितने आतंकवादी हैं, जितने लड़ाके हैं, वो सब इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल फ़ोन। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जो मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है, उसको इज़राइल जैसे देश जो है बहुत आसानी से हैक कर लेते हैं। पेगासस का हमने पूरा मामला कई साल पहले देखा था कि कैसे इज़राइल की ही खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले जो उनकी आईटी विंग में काम करते थे, उन लोगों ने एक कंपनी बनाई, जो पेगासस नाम का ये मालवेयर बनाती थी, जिसने अच्छों-अच्छों की रात की नींद उड़ा दी और भारत में भी इसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। वो आईफ़ोन जो बहुत सुरक्षित माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे हैक करना या उसमें किसी तरह का वायरस पहुँचाना लगभग असंभव है, पेगासस के ज़रिए इज़राइल ने वो करके दिखाया। अब इस पेजर अटैक पर आते हैं, कट टू 2024 सितंबर। होता ये है कि हिज़्बुल्लाह के जो चीफ हैं, जो कमांडर्स हैं, जो बड़े उनके नेता हैं, वो ये कहते हैं अपने लड़ाकों से कुछ महीने पहले कि भई आप लोग अपने-अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि उन्हें इस बात की भनक लगती है कि इज़राइल मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके और अपनी हैकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए? तो वो लोग आते हैं पेजर पर। तो पेजर एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, 1950 के आसपास अमेरिका में जो है ये पहली बार सामने आई थी लोगों के और अगर आपको याद होगा तो 90 के दशक में तब तो आप तो शायद बहुत छोटी रही होंगी। तो 90 के दशक में अगर आपको याद होगा, अगर आप अपने घर में किसी से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि तब ये पेजर टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में भी इस्तेमाल होती थी और बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी होती थी। एक फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आप एक मैसेज भेजते थे या तो वॉइस नोट भेजते थे और वो दूसरे तक जिसके पास पेजर होता था, उसे वो मिल जाता था और इसमें ज़्यादा सैटेलाइट वगैरह की ज़रूरत और इंटरनेट की ज़रूरत उस तरह से नहीं होती है। तो हिज़्बुल्लाह ने तय किया कि अब जो है हम पेजर का इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेशन के लिए क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है और इसे शायद हैक नहीं किया जा सकेगा। अब जो थ्योरीज़ चल रही है ये इस अटैक के बाद से, पेजर अटैक के बाद से, तो 2-3 तरह की बातें कही जा रही है। कुछ अमेरिकी अखबार जो हैं, जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने इन पेजर्स को हैक किया और किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसकी बैटरीज़ को हीट अप किया और जब ये एक समय एक लिमिट तक हीट अप हो गई, तो उसके बाद ये फट गई। लेकिन इस थ्योरी पर ज़्यादा यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी है, वो इस तरह से अचानक से नहीं फटती है और उसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस तरह से मैनिपुलेट करना कि सब पेजर्स में बैटरी एक साथ फटे, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो जो दूसरी थ्योरी दी जा रही है कई तरह के थिंक टैंक्स की तरफ से, वो थोड़ी दमदार नज़र आती है और वो ये बताती है कि दरअसल ये जो पेजर्स थे, ये बनकर आए थे ताइवान में। ताइवान की एक कंपनी है अपोलो गोल्ड करके, जो इन पेजर्स का निर्माण करती है। और कहीं मोसाद ने और इज़राइल की सरकार और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर जब ये प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकले, यानी कि जब ताइवान में बन गए, तो या तो बीच में कहीं लेबनान तक पहुँचने से पहले या फिर वहीं कंपनी में कोई खुराफात करके प्रोडक्शन कंपनी में सेटिंग करके इसमें एक तरह से विस्फोटक जो है वो फिट किए गए बहुत कम मात्रा में। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि दर्शकों को भी तस्वीर साफ हो। अभी मेरे हाथ में इस वक़्त एक एसी का रिमोट है। अब देखने में तो ये खतरनाक नहीं लगता है। हाँ, एसी गर्मी में फट सकता है लेकिन उसका बम की तरह इस्तेमाल सोचने में बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन ये भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? अब देखिए, अब मान लीजिए ये पेजर है या ये एसी का रिमोट है। अब जो थ्योरी सामने आ रही है वो ये है कि जैसे इसमें हम देख रहे हैं ये 2 बैटरीज़ जो हैं यहाँ पर इस वक़्त लगी हुई हैं। तो 2 ही बैटरी जो है वो पेजर में भी लगाई जाती है और इसके अलावा बाकी के उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो होता है और बाकी के उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मैसेज को भेजने के काम आते हैं, रिसीव करने के काम आते हैं। तो 2 बैटरी से वो पेजर चलता है, 1 हफ्ते तक बैटरी की लाइफ होती है। तो क्या किया गया जो बताया जा रहा है, जिस पर शक है कि एक बैटरी इनमें से जैसे ये बैटरी है, इस बैटरी को विस्फोटक में बदल दिया गया। तो इस बैटरी के अंदर ये तो छोटी बैटरी है, पेजर में से थोड़ी बड़ी बैटरी होती है और उसका जो वज़न होता है करीब 20 से 25 ग्राम के आस-पास होता है। तो उसमें 15 से 20 ग्राम जो है वो विस्फोटक इसमें ही फिट कर दिया गया और उसके बाद उसको लीपापोती करके उसपे कंपनी का नाम-वाम डाल के और उसको पेजर में सेट करके फिर लेबनान में पहुँचाया गया जो कि पहुँचना भी था और जो हिज़्बुल्लाह के जितने लोग हैं वो ये सोचकर ये मानकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे कि बहुत सिक्योर है। लेकिन फिर एक कोड मैसेज के ज़रिए ये तय किया गया कि एक पर्टिकुलर दिन, एक पर्टिकुलर मैसेज मैसेज जो है वो सबके पेजर्स पर भेजा जाएगा और जैसे ही
हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स लड़ाके आतंकवादी थे, उन्होंने जब वो मैसेज पढ़ने की कोशिश की और जो हमने तस्वीरों में देखा बाजार में, तो फिर इस बैटरी में वो विस्फोट हो गया। तो किसी ने उसे अपनी जेब में रखा हुआ था, कोई उससे मैसेज पढ़ रहा था, कोई स्कूटी चला रहा था। तो हमने देखा, जो तस्वीरों में भी आपने दिखाया अपने दर्शकों को, कि कैसे अलग-अलग जगहों पे विस्फोट हुए और कोई 5,000 से ज़्यादा लोग जो हैं, पेजर विस्फोट और उसके बाद जैसा आप बता रही हैं वॉकी-टॉकी में विस्फोट और सोलर पैनल में भी जो ब्लास्ट हुए, उसके बाद वहाँ पे घायल होने की खबर आ रही है और कोई 30-32 जो लोग हैं हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, वो इसमें मारे जा चुके हैं। तो कुछ इस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि मोसाद ने किया। जी, बिल्कुल राहुल, लेकिन आप जिस तरह से ये एक तरह अलग और नया खतरनाक खतरा पूरे विश्व के सामने हुआ है आकर खड़ा, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ये क्योंकि हम अगर अपने देश की बात करें या किसी भी देश के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या इस तरह के जो अलग-अलग तरह के वॉरफेयर हैं, वो बड़े खतरनाक हैं और सभी से लड़ने के लिए जो अलग-अलग देश हैं, वो कोशिश करते रहते हैं कि हम किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइबर वॉरफेयर की हम अलग अक्सर देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी वेबसाइट्स कभी कुछ ना कुछ हैक हो जाता है। लेकिन ये जो एक अलग ही और नेक्स्ट लेवल का जो एक वॉरफेयर आकर हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये हमारे लिए कितना खतरनाक आप इसको भई आप इसको इस तरह से खतरनाक मान सकती हैं कि जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा उसके लिए एडवांटेज है और जो रिसीविंग एंड पे होगा उसके लिए खतरनाक है। तो एज़ सिंपल एज़ दैट, अगर कोई देश इस तरह के उपकरण, डिजिटल उपकरण, इंटरनेट से चलने वाली चीज़ें बाहर से मँगाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उसका कोई एडवर्सरी है, तो वो कभी भी ऐसी खुरापात कर सकता है। हालाँकि ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में इसकी आशंका कम दिखाई देती है, लेकिन कब युद्ध शुरू हो, कब 2 देश एक-दूसरे के सामने खड़े हों और वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाएँ, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये बहुत आसान है। अब आप देखिए कि भारत में बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स जो हैं, वो आज भी कहाँ से बनकर आ रहे हैं? चीन से बनकर आ रहे हैं। अगर वो भारत में असेंबल भी हो रहे हैं, तो उसके ज़्यादातर जो पुर्जे हैं, वो पुर्जे सब चीन से आ रहे हैं और यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं। अब मान लीजिए इसी तरह का कोई बैटरी या पुर्जा, वो उसमें जो है चीन का एक दिन मूड खराब हो गया और गलवान में हमारे सैनिकों ने ठोक दिया चीन को और चीन को लगा कि अब भाई बॉर्डर पर तो हम ऐसे लड़ नहीं पाएँगे, तो अब क्या किया जाए? तो मान लीजिए भारत के लोग चाइनीज़ फ़ोन का इस्तेमाल करना तो बंद करेंगे नहीं और अभी हम मेड इन इंडिया फ़ोन उतने बना नहीं रहे। भारत में फ़ोन बन रहे हैं, चाहे चाइनीज़ कंपनीज़ के हों, चाहे आईफ़ोन जैसी एप्पल कंपनी के हों, लेकिन उसके ज़्यादातर पुर्ज़े आज भी जो है वो चीन से आ रहे हैं। मान लीजिए चीन ने हमारी इस तरह की किसी डिवाइसेज़ में इस तरह का कुछ फिट कर दिया जैसा हमने लेबनान में देखा और ये तय कर दिया कि 31 दिसंबर 2024 की रात 12 बजे जैसे लोग बधाइयाँ देंगे एक-दूसरे को न्यू ईयर की और ये फट पड़ेंगे। तो ये आशंका है और ये एक ऐसी आशंका है जो बहुत काल्पनिक नहीं लगती आज की दुनिया में। मोबाइल फ़ोन्स की बात नहीं है, जिस लैपटॉप के ज़रिए आप और हम इस वक़्त जुड़े हुए हैं, जिस कैमरे के ज़रिए आप और हम जुड़े हुए हैं, उसमें ये काम किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हम चला रहे हैं, ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी है BYD, उसकी तमाम गाड़ियाँ आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भारत के बाज़ार में दिखाई देगी और वो तेज़ी से उसका ग्राफ जो है बिक्री के मामले में वो ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि सस्ते दाम में बढ़िया लग्ज़ूरियस गाड़ियाँ बना कर के चीन की वो कंपनी भारत में बेच रही है। अब एक एक इतनी बड़ी 5-6 मीटर की सैशी वाली एक गाड़ी है, प्लेटफ़ॉर्म वाली, वो सड़क पर दौड़ रही है, उसमें एक बैटरी लगी हुई है। तो अगर 23 ग्राम की एक बैटरी इतना बड़ा विस्फोट कर सकती है, तो आप सोचिए कि वो जो करीब 50, 60, 100 किलो, 150 किलो की जो बैटरी किसी गाड़ी में लगी हुई है, अगर उसमें इस तरह की कोई सेटिंग कर दी जाए, तो उससे क्या कुछ नहीं किया जा सकता और आज का ज़माना जो है वो अ अ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अगर आप अपना रेफ्रिजरेटर ले लें, वो भी किसी न किसी तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, भले ही वो वाई-फाई से डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो, डिवाइसेज़ आपस में कनेक्ट कर रही है, हम तमाम तरह के स्मार्ट स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। हर तरह की वो टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आस-पास या उस पर आधारित है, उसके साथ ये काम बिल्कुल किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी देश जिसको अपने दुश्मनों से खतरा है, वो आज की तारीख में ये कोशिश करे कम से कम कि जितने इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, खासकर डिजिटल उपकरण जितने हैं, वो उसी के देश में बने। वो बाहर भेजे ये ठीक है, लेकिन उसको अगर बाहर से मँगाना पड़ता है, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और चाइना जैसा देश जो है, वो लगातार इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पर काम करता रहा है। हमने
कुछ साल पहले देखा था कि किस तरह से अमेरिका के बहुत सारे सैनिक जो ताइवान में तैनात थे और कुछ जगहों पे तैनात थे, वो अचानक बीमार पड़ने लगे थे। तो पता लगा कि चीन ने एक माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया। माइक्रोवेव मतलब वो माइक्रोवेव नहीं, अवन जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, लेकिन उसी तरह की माइक्रोवेव जो होती है, जो किरणें होती है, उनका इस्तेमाल किया। उसे वहां तैनात सैनिकों की तरफ लगातार उसका रेडिएशन छोड़ा गया और एकाएक करके जो अमेरिका के सैनिक थे वो बीमार पड़ने लगे, उन्हें चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगी और कई सैनिकों के दिमाग में कई तरह की गड़बड़ियां जो है वो उस दौरान पैदा हुई। तो बाद में सीआईए की रिपोर्ट्स में भी और अमेरिका के कई राजनेताओं ने ये माना था कि ये चीन ने इस तरह का एक प्रयोग किया है। तो आप सोचिए, जो मैंने शुरुआत में कहा था कार्यक्रम के कि ना टैंक लगे, ना मिसाइल लगे, ना आर्मी लगे, ना मेजर, देश को तबाह करने का काम कर देगा एक छोटा-सा पेजर। तो यही बिल्कुल राहुल, आपने एकदम सही फरमाया और ये बहुत ही गंभीर बात हमारे सामने है और एक ऐसा चैलेंज सामने है कि हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें सोचना चाहिए कि आखिर जो सुरक्षा है किसी भी देश की वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें देश की सुरक्षा की और ये जो हमारे सामने खतरे अगर नए-नए रूप में खड़े हो रहे हैं, तो आखिर हम इससे कैसे बच सकते हैं? क्या किया जा सकता है एक राष्ट्र के रूप में? हालाँकि हम भारत की बात करते हैं तो भारत आत्मनिर्भर भारत की बात होती है और भारत की लगातार कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में ही उपकरण बनाएँ, इस तरह का प्रोडक्शन करें। लेकिन बाकी और क्या किया जा सकता है ताकि हम इस खतरे से खुद को सुरक्षित कर पाएँ? देखिए, फिलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, ना भारत कर सकता है, ना दुनिया के तमाम देश कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड है, इसमें एक पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में भी बना रहे हैं, तो भी उसके बहुत सारे उपकरण हो सकता है किसी दूसरे देश से आ रहे हो, खासकर चीन से आ रहे हो या अमेरिका भी अगर किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है उसमें कुछ उपकरण भारत से बन के जा रहे हों। तो ये दुनिया इसी तरह से काम करती है, तो इसलिए हर जगह पर उसको चेक करना कि कुछ इस तरह की गड़बड़ है या नहीं, ये बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन धीरे-धीरे इस तरफ बढ़ा जा सकता है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जाए, अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाए जाएँ। लेकिन ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप सप्लाई चेन का पार्ट ही नहीं बनेंगे तो फिर अंततः नुकसान आपकी अर्थव्यवस्था को भी होगा। तो अब जो किया जा सकता है वो यही किया जा सकता है कि अगर दुश्मनों की बात है, तो पहले से आप जो है जिसे कहते हैं कि ऑफेंसिव डिफेंस या पहले से आप इस तरह का आक्रामक रवैया रखें और इस तरह की अपनी तैयारी रखें कि अगर कोई दुश्मन देश इस तरह की हरकत करता भी है, तो आप उसको रिटेलिएट कर पाएँ, आप उसको जवाब दे पाएँ और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो हमें और मजबूत करना होगा, मोसाद से हमें सीखना होगा कि कैसे आप प्रीएम्प्ट करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, इस पूरी घटना के बारे में ये कहा जा रहा है कि करीब 2-4 दिन पहले ही जो हिज़्बुल्लाह की जो आला कमान है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पेजर्स के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, शायद उन्हें भी कोई इनपुट मिला होगा। तो बताया जा रहा है कि मोसाद को ये खबर मिल गई कि शायद हिज़्बुल्लाह को इसका आइडिया हो गया है कि कुछ इस तरह का होने वाला है। तो उन्होंने बिना समय गवाए मंगलवार को इसको डेटोनेट कर दिया, जो उनका प्लान था उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया और अब देखिए उसका असर क्या हुआ मानसिक तौर पर। लेबनान के एक हिस्से पर एक छत्र राज करने वाला हिजबुल्लाह जो है वो बिखर गया है। 1 लाख आतंकवादियों की फ़ौज उसके पास है, लेकिन अब फ़िलहाल वो लोग उसके आतंकवादी जो हैं वो एक इस तरह की मानसिक स्थिति से गुज़र रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर स्मार्टफ़ोन से बैटरियाँ निकाल कर के कहा जा रहा है कि उसे आप फेंक दीजिए। सोलर पैनल तक वहाँ पर जो है वो भी इसकी चपेट में आ गए। वॉकी-टॉकी जब लगा कि पेजर के बाद हम वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल कर लेंगे, वो थोड़ा शायद ज़्यादा सिक्योर होगा, लेकिन पता लगा कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ थे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो की जा सकती है, लेकिन इसमें कोई भी देश इससे बच भी तब सकता है और दूसरे देश पर इस तरह से अ, ऑफेंसिव भी तब हो सकता है जब वो पहले से इसकी तैयारी करके चले और प्रीएम्प्ट करके चले कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ आज की दुनिया में है। अब एआई का ज़माना है और ये तो हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं एक हार्डवेयर के ज़रिए या किसी पेजर में या किसी मोबाइल फ़ोन में कुछ विस्फोटक डाल देने की। लेकिन आप सोचिए कि एआई टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। एआई की मदद से क्या किसी दुश्मन देश की मिसाइल्स को हैक नहीं किया जा सकता या उसके परमाणु ठिकानों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता या उसके अस्पतालों को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। हमने देखा था कि पिछले दिनों एम्स की वेबसाइट जब हैक कर ली गई, तो कई हज़ार लोगों का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उसके बाद बड़ी अफ़रा-तफ़री मची और कई दिन लग गए उस वेबसाइट को फिर से अपने कंट्रोल में लेने में। तो आज की दुनिया में
मैं सही बताऊँ तो परमाणु बम भले डेटरेंट का काम करते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पर कोई भी देश दूसरे देश को घुटनों पर ला सकता है, चाहे वो उसके मोबाइल फ़ोन हैक करके हो, चाहे वो उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हैक करके हो, चाहे वो उसके जो बिजली के प्लांट्स हैं, उनको ठप करके हो, चाहे जो फ्लड गेट्स होते हैं, उनको एआई की मदद से या टेक्नोलॉजी की मदद से खोलना हो और उसके अलावा आपके घर का एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव सब जो है वो चलता-फिरता दुश्मन का हथियार हो सकता है। तो इसलिए भारत जैसा देश जिसकी सीमाएँ कई देशों से मिलती है और हमारे रिश्ते चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से वैसे भी कुछ ख़ास अच्छे हैं नहीं। तो ये तमाम काम जो है भारत के खिलाफ भी हो सकते हैं और भारत को चाहिए कि एक रक्षात्मक नीति के तौर पर अब अपने डॉक्ट्रिन में इसे भी शामिल करे कि ये नए तरीके का जो वॉरफेयर है, इससे कैसे निपटा जाएगा। हमारा जो डॉक्ट्रिन है, वो बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन वो ज़्यादातर कन्वेंशनल जो हमारा वॉरफेयर है, कन्वेंशनल युद्ध है, उसके इर्द-गिर्द बातें कहता है कि कोल्ड स्टार्ट की बात उसमें है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी उसमें है या म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है, वो उसमें है। लेकिन इस तरह के वॉरफेयर की बातें और इससे निपटने के तरीकों के बारे में क्या भारत के उस डॉक्ट्रिन में कहा गया है, ये देखना होगा और जो हमारे तमाम विशेषज्ञ हैं और जो हमारी सेना और जो हमारी सरकारें हैं, उन्हें इस पर मुझे लगता है गौर करना चाहिए क्योंकि बदलते विश्व में और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ मुझे नहीं लगता परमाणु बम और मिसाइल छोड़ने की अब किसी देश को ज़रूरत है। इसी तरह से किसी दूसरे देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। जी, बिल्कुल राहुल आपने सही कहा और जिस तरह से भारत के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं और वो जिस तरह से भारत के प्रति उनका रवैया और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत को इस नीति को अपनाने की ज़रूरत है। और हालाँकि हम चाइना से तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मँगवाते हैं, लेकिन वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनसे कुछ चीज़ मँगा सकें। बिल्कुल तो ये हमारे लिए एक शुक्र की बात है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और शायद राहुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। जी, इसमें एक आखिरी बात ये जोड़ना चाह रहा था, जो आपने कहा कि चीन से सामान मँगाने वाली बात। देखिए, गलवान के बाद हुआ क्या कि पहले हम जो चीन से सामान मँगा रहे थे, जो हमारा इम्पोर्ट था, वो घटा। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे, तो फिर हमारी बैलेंस शीट जो है, वो गड़बड़ा गई है। अगर हम $100 बिलियन का कारोबार दोनों देशों के बीच होता है, तो कोई 80-85 बिलियन का सामान जो है, आज भी चीन से आ रहा है और इसकी ज़रूरत भी है बाज़ार को और करीब 15-16 बिलियन का सामान जो है, वो हम सिर्फ़ चीन को बेच पा रहे हैं। तो अगर चीन जैसे देशों पर आज भी हमारी इतनी आत्मनिर्भरता इतनी निर्भरता होगी और हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ उस तरह का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह की घटनाओं के लिए भारत को सचेत रहना होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि खासकर चीन जैसे देशों के साथ हमें देखना चाहिए कि इस तरह का जो हम एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कर रहे हैं अ, उसको थॉरोली चेक किया जाए और ये देखा जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना कोई उस तरह का मुल्क भारत में ना कर पाए। जी, बिल्कुल और राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करके और वैसे भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। धर्म की बात हो, जात की बात हो या कोई भी पॉलिटिकल आपकी आइडियोलॉजी हो, सबसे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। और जब हम अपने आस-पास के जितने भी मुल्क हैं उनकी बात करते हैं तो चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान तो बहुत छोटा-सा है लेकिन एक इरिटेंट हम उसको कह सकते हैं। लेकिन सतर्क हमें चाइना से रहने की ज़रूरत है और ऐसे बढ़ते हुए खतरे के दौर में हमें और ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जो लेबनान में हुआ हिज़्बुल्लाह के आतंकियों के साथ, उसको देखते हुए हम सबको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये आतंकियों के साथ हो सकता है। कल बहुत सारे जो अलग-अलग दुश्मन देश हैं, वो एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह के किसी वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।